सभी बहनों को नमस्कार। शुरू करेंगे आज सेट 3 यानी टेस्ट 3 का पहला पार्ट और 1 से लेके 25 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे बिल्कुल आराम से और अच्छे से समझ के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय नर नारियों के लिए निम्न में से कौन सा मूल्य सर्वोच्च है। ठीक है, तो भारतीय नर नारियों के लिए निम्न में से कौन सा मूल्य सर्वोच्च है। देखिए, दोनों की बात हो रही है, नर की भी बात हो रही है, नारियों की बात हो रही है, इनमें से सभी। ठीक है, देखिए कोई भी नहीं चाहता कि हमारे भौतिक रूप से शोषण हो, मानसिक रूप से शोषण हो और हमें धार्मिक रूप से स्वतंत्रता मिले। चाहे जो भी हम धर्म चाहते हैं वो अपना लें। ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो है हमारे संविधान में भी इस चीज़ की स्वतंत्रता दी गई है कि कोई भी आपको जो है इसके आधार पे जो है जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है, प्रताड़ित नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर है विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल मतलब सबसे खराब प्रभाव किस पे पड़ता है, तो पड़ता है भाई बच्चों पर। ठीक है, चलिए विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। ठीक है, विवाह विच्छेद की स्थिति में पति और पत्नी एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। विवाह विच्छेद का मतलब होता है कि पति पत्नी क्या हो गए, अलग हो गए, जिससे बच्चों का देखभाल व उनकी परवरिश का सही तरीके से नहीं हो पाता। देखिए, बच्चे के परवरिश के लिए माता और पिता दोनों की ज़रूरत होती है। क्यों, एक से जो है आसानी से पालन पोषण नहीं हो पाता है, ये सभी जानते हैं। इसलिए जो है उनके सभी प्रकारों का विकास का पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बच्चों को हर तरीके का विकास चाहिए, सामाजिक चाहिए, मानसिक चाहिए, शारीरिक चाहिए। तो जो है अगर दोनों लोग नहीं रहेंगे तो प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ेगा ही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहले सभी बहनों से निवेदन है कि कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, आपके सहयोग के बिना जो है जो है ये मिशन संभव नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। जब एक महिला 2 या 2 से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो वह विवाह कहलाता है। देखिए, एक महिला जब 2 या 2 से अधिक पुरुष से विवाह करती है तो क्या कहलाती है, बताइए। ए, बहुपति विवाह। बहु मतलब एक से ज़्यादा, पति माने पति और विवाह माने विवाह। एक से पति ज़्यादा पति से विवाह माने एक से ज़्यादा पति से विवाह करना, हो गया बहुपति विवाह। ठीक है, जब एक महिला 2 या 2 से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो उसे कहते हैं बहुपति विवाह। बहुपति विवाह, पॉलीगैमी, एक से अधिक पत्नियां रखना। ठीक है ना, बहुपत्नी विवाह कहते हैं पॉलीगैमी को। ठीक है, सामूहिक विवाह होता है ग्रुप मैरिज। सामूहिक विवाह समाज के भागीरथ बंधुओं द्वारा समाज के हित में एक सार्थक सोच व अंगद कदम है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये तो अलग चीज़ है। पर बहुपति विवाह आपको समझ में आ गया होगा कि एक जो है औरत जो है जब एक से अधिक पति से शादी करती है तो बहुपति विवाह कहलाता है। चलिए चौथे पढ़ते हैं। परिवार के प्रति निष्ठा एवं एकात्मक का क्षीण हो जाना ही पारिवारिक विघटन है। क्या है, परिवार के प्रति अगर निष्ठा क्षीण हो जाता है, एकात्मकता क्षीण हो जाती है। ठीक है, निष्ठा मतलब होता है कि विश्वास समझिए। एकात्मकता मतलब होता है कि एक रूपता में बांधने की क्षमता की बात हो रही है। ठीक है, यह किस विद्वान ने कहा है, तो ये कहे हैं मीर साहब ने। ठीक है, कौन कहे हैं, मीर साहब ने। परिवार मानवीय मूल्यों का क्या है, आधार है। परिवार जो है मानवीय मूल्यों का क्या है, आधार है। ठीक है, और परिवार के माध्यम से, ठीक है, परिवार के माध्यम से ही मानवीय मूल्य एवं पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की स्थानांतरित होता है। ठीक है, अगर परिवार ही ऐसा चीज़ है कि एक मानवीय मूल्य जो है दूसरे मानवीय मूल्य में डालता है, जैसे एक पिता अपने बच्चे में, वो बच्चा अपने फिर बच्चे में, वो बच्चा फिर अपने बच्चे में, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, परिवार के विघटन को परिभाषित करते हुए मिड डे महोदय ने लिखा है कि परिवार के प्रति निष्ठा एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही परिवार विघटन है। ठीक है ना, चलिए आशा है सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पांचवें पे आते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है बात कर रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखिए, एग्जाम में भी आपको नहीं पर ध्यान रखना। देखिए, हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ चारों ऑप्शन पढ़ना है। क्यों, हमारी मजबूरी है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहें तो रोक के जो है वीडियो पढ़ सकती हैं। ठीक है, चलिए इसका जो है आंसर होगा पाँचवें का होगा बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। देखिए, संयुक्त परिवार में पता है सबको कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती है। ठीक है, देखिए, सामूहिक निवास सभी व्यक्तियों द्वारा अर्जित धन एक स्थान पर एकत्रित करना। ठीक है, मतलब सभी व्यक्तियों द्वारा जो है धन जो अर्जित करते हैं एक जगह पर इकट्ठित होता है। पारस्परिक अधिकार
एवं कर्तव्य संयुक्त परिवार की व्यवस्था है। ठीक है, पारस्परिक जो कर्तव्य होता है, अधिकार होता है, और कर्तव्य होता है, क्या होता है, संयुक्त परिवार की क्या है, व्यवस्था है। जबकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता संयुक्त परिवार की व्यवस्था नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसमें कहाँ होती है? भारतीय परिवार का मुख्यतः प्रतिरूप है संयुक्त परिवार। ठीक है, संयुक्त परिवार एक बार बता दें क्या होता है? माता पिता, उनके बच्चे, उनके माता पिता के भाई जो भी होंगे, ठीक है, उनके दादा दादी, ठीक है, हो सकता है कि दादा दादी के भी भाई हों, इस तरह से परिवार। यह भारतीय संस्कृति का प्रतिमान है तथा प्राचीन समय से चली आ रही है। ठीक है, यह भारतीय संस्कृति का प्रतिमान है संयुक्त परिवार, और चली आ रही है अभी तक। भारत के प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, छठवें प्रश्न पे आते हैं। दबाव डालने से पूर्व सोचना आवश्यक नहीं है। दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है? तो छठे का सी होगा, दबाव क्यों डाला जाए। ठीक है, देखिए दबाव क्यों डाला जाए? दबाव डालने से पूर्व यह सोचना आवश्यक नहीं है। गृह सज्जा में दबाव को स्थान देने के लिए 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। दबाव किस वस्तु पर डाला जाए? ठीक है, ये वस्तुओं पर दबाव डालना है, इंसान पर दबाव नहीं डालने की बात हो रही है। दबाव किस प्रकार डाला जाए? दबाव किस प्रकार डाला जाए? दबाव कितना डाला जाए? दबाव वस्तु पे कहाँ पर डाला जाए? ठीक है, मतलब अगर गृह सज्जा करना है, घर को सजाना है, तो दबाव किस वस्तु पे कहाँ डाला जाए, कैसे डाला जाए, ये सब जो है ध्यान रखना है। लेकिन क्यों डाला जाए इसका ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गृह सज्जा की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, किसी पुरुष की बात नहीं हो रही है, महिला की बात नहीं हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य है? क्या है? आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य। देखिए 7वें का होगा डी, इनमें से सभी जो है आहारीय चिकित्सा के उद्देश्य हैं। देखिए आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना है। ठीक है, आहारीय चिकित्सा क्या है कि चिकित्सा पाचन तंत्र को देखते हुए सरल, सौम्य और सुपाच्य, जल्दी से पच जाए, और ऐसा आहार देना चाहिए जिसमें रुग्णावस्था में भी उच्च पोषण, ठीक है, उच्च पोषण स्तर की निरंतर आपूर्ति होती रहे तथा शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम मिलता रहे। देखिए सुपाच्य होगा तो क्या होगा? शरीर को जो है, पेट को आराम मिलेगा। अब जानते हैं 80% रोग जो है पेट से होता है। ठीक है, पेट गड़बड़ तो सब गड़बड़ मामला रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट मतलब पाचन से मतलब है। शरीर के तापमान में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने से ऊर्जा ह्रास होती है। ठीक है, शरीर के तापमान में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऊर्जा ह्रास होने से क्या होता है? डी 7वां। ठीक है, 7%, सॉरी 1 मिनट 8 का, हाँ। शरीर के तापक्रम में 1 फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने से 7% ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक है, कितने प्रतिशत ऊर्जा ह्रास होता है ऊर्जा का? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7% ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा। अतः ज्वर की दशा में परिवर्तन पे 1 डिग्री परिवर्तन मतलब 1 फ़ारेनहाइट बढ़ जाएगा तो 7% जो है ऊर्जा ह्रास हो जाएगा। देखते नहीं हो, बुखार होता है तो कैसा लगता है? लगता है शरीर भारी भारी, शरीर में जान ही नहीं है। अतः ज्वर की दशा में ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, जब ज्वर होता है तो क्या होता है, मतलब बुखार होता है तो क्या होता है? ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है। चलिए 9वें प्रश्न पे आते हैं। काम करने वाली एक औसत वयस्क स्त्री को एक दिन में कुल कितनी कैलोरी चाहिए? देखिए एक औसत वयस्क औरत को काम जो करती है उसको कितना कैलोरी चाहिए? तो 9वां प्रश्न का होगा बी, 2060 कैलोरी। काम करने वाली एक औसत वयस्क महिला को एक दिन में 260 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आशा सभी बहनों को समझ में आ रहा होगा। देखिए बताए थे पहला जो है सेट था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसलिए क्योंकि उसमें सैद्धांतिक क्वेश्चन बहुत है, और सैद्धांतिक क्वेश्चन आ सकते हैं। सैद्धांतिक टफ क्वेश्चन हो, चाहे मनोविज्ञान का होता है, इतिहास का होता है, चाहे हिस्ट्री का होता है, ज्योग्राफी, किसी का भी हो, चाहे पॉलिटी का हो, जो भी सैद्धांतिक क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि याद करने में सबको समस्या होती है। लेकिन कुछ सैद्धांतिक क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए ताकि जो है एलिमिनेट करके आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए 10वां प्रश्न पे आते हैं। अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी हो तो उसके सर की परिधि, ठीक है, अगर एक बच्चे में पौष्टिकता कमी होती है तो उसके सर की परिधि में क्या अंतर आता है? 10वें का होगा ये, छाती से छोटी होती है। उसकी सर की परिधि जो होती है, मतलब सर की जो गोलाई होती है उसकी छाती से छोटी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पे आते हैं। ट्राइडिजल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है? तो ट्राइडिजल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है? तो 11 का होगा ए, भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन। तो ट्राइडिजल टेस्ट भोजन की ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से संबंधित है। ठीक है, ट्राइडिजल टेस्ट किससे संबंधित है? भोजन की ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
12वां पे आते हैं, बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। देखिए बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है ये, तो 12 का होगा सी, पोषण। ठीक है, देखिए ये सब चीज़ें तो चाहिए ही, सब चीज़ें चाहिए, लेकिन पोषण जो है इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, पोषण। तो देखिए बच्चों के शरीर विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, पोषण माना जाता है। ठीक है ना, क्या माना जाता है, पोषण। अब और पोषण तत्वों की आवश्यकता बच्चों में वयस्कों से अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि उनका शरीर विकास कर रहा होता है। देखिए बच्चों को बहुत भूख लगती है, क्यों, क्योंकि शरीर विकास कर रहा होता है, उनको मतलब कि हर क्षण जो है उनका सेल जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, इसलिए उनको जो है भूख बहुत लगती है। अच्छे पोषक तत्व बच्चों को न सिर्फ पोषण देता है, बल्कि उसके शरीर के विभिन्न प्रकार की बीमारियों को भी बचाता है। ठीक ना, पोषण ही नहीं देता उसको, बच्चों को खाली क्या करता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाता भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13वें प्रश्न पाते हैं। जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, जल H2O जानते हैं सभी लोग भाई, H2O। ठीक ना, 13वां का क्या हो जाएगा, सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सब जानते हैं। ठीक है, चलिए 14वें पाते हैं, जख्म भरने में निम्नलिखित तत्व शामिल है। जख्म भरने में कौन सा तत्व शामिल है, तो 14 का क्या होगा, सी, जस्ता। जस्ता जो है जख्म भरने में शामिल है। ठीक है, और एक आता है कि कौन सी विटामिन जो है टूटे फूटे हमारे शरीर के टूटे फूटे चीज़ों को, जैसे कटे फटे चीज़ों को जल्दी सही करता है, तो वह विटामिन सी, ये भी याद रखिएगा। चलिए, भोजन में पर्याप्त मात्रा में जस्ता उपस्थित हो तो घाव शीघ्रता से भरते हैं। ठीक है, और जस्ता उपस्थित होता है घाव क्या भरते हैं, शीघ्रता से भरते हैं। जस्ते के कारण ऊतक के कोलेजन संश्लेषण की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है ना, कोलेजन सिंथेसिस की क्षमता बढ़ जाती है, फलता घाव जल्दी भरता है। जस्ता कार्बोनिक एनहाइड्रेट का मुख्य तत्व है। क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट का मुख्य तत्व है। ठीक है, जस्ता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए 15वां प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में शामिल नहीं है। तो सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में शामिल कौन सा नहीं है, तो डी। ठीक है, देखिए सामाजिक परिवर्तन की गति समान अतुलनीय है। ठीक है, ये जो है शामिल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं की बात हो रही है। ये सामाजिक परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। क्या है, सतत प्रक्रिया, लगातार, सतत मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जो सबके जीवन में घटित होती रहती है। सामाजिक परिवर्तन की प्राकृतिक सामाजिक होती है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति कैसी होती है, सामाजिक होती है, तथा बहुत जटिल प्रक्रिया है। यह प्रकृति में सार्वभौमिक घटना है। ठीक है, ये प्रकृति में सार्वभौमिक मतलब कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, सच होना ही होना है। सामाजिक परिवर्तन की गति असमान तथा तुलनात्मक होती है। क्या है, असमान तथा तुलनात्मक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16वें पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारण शामिल नहीं है। ठीक है, कौन जो है अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारण शामिल है निम्नलिखित में से, तो 16 का होगा डी, मानवीय मूल्य। ठीक है, मानवीय मूल्य जो है अंतरपीढ़ी, मानवीय मूल्य चलता रहता है। ठीक है, देखिए अंतरपीढ़ी संघर्ष के मुख्य नहीं की बात हो रही है, बाकी ये होते हैं पश्चिमी मूल्य, आधुनिक शिक्षा, परिवर्तन की संरचना। ठीक है, ये पीढ़ी में संघर्षों के कारण जो है डेवलप हो रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए अंतरपीढ़ी संघर्ष के प्रमुख कारणों में पश्चिम मूल्य, आधुनिक शिक्षा, नैतिकता के बदलते प्रतिमान, राजनीतिक चेतना, औद्योगिकरण, नगरीकरण इत्यादि शामिल हैं। मानवीय मूल्य अंतर जो है पीढ़ी संघर्ष को कम करने की सहायता देता है। ठीक है, मानवीय मूल्य क्या होता है, जैसे ईमानदारी हो गया, संस्कार हो गया, चोरी न करना हो गया, ये सब मानवीय मूल्य हैं। ये जो क्या कर रहे हैं, ये जो है अन्य चीज़ों को हमारे जो है एक दूसरे से, हर पीढ़ी से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, बाकी देखिए जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ रही है, क्या पश्चिमी मूल्य आ रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, आधुनिक शिक्षा आ रही है, परिवर्तन की संरचना बहुत तेज़ी से बदल रहा है, ये सब देख ही रहे हैं आप लोग। चलिए परिहास संबंध, ठीक है, परिहास किससे संबंधित है, तो इसका होगा डी, जीजा तथा साली के मध्य होते हैं। परिहास मतलब होता है मजाक। ठीक है, क्या होता है, मजाक। परिहास संबंध जो है जोकिंग रिलेशनशिप, जिसमें जोकिंग मतलब मजाक। जीजा साली, देवर भाभी, ननद भाभी, जीजा साली के बीच होता है, देवर भाभी के बीच होता है, ननद भाभी के बीच होता है, आदि के मध्य पाए जाते हैं। परिहास के अंतर्गत हंसी मजाक, गाली गलौज, अश्लील और भद्दे कथन आदि का समावेश होता है। ठीक है, ये सब परिचित है, इससे सब सामाजिक प्राणी ही हैं यहाँ पे। ठीक है, 18वें पाते हैं, किस वर्ष के हिंदू विवाह नियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक प्रदान किए गए। ठीक है, हिंदुओं में तलाक कब प्रदान किए गए, इसकी अधिनियम के अंतर्गत, तो इसका आंसर है 18वां का ए, 1955। क्या है, 1955। ठीक है, देखिए हिंदू विवाह का नियम वर्ष 1955 ईस्वी में पास किया गया, जिसके अनुसार तलाक के लिए दोनों पक्षकारों के समान रूप से सहमति अनिवार्य है। देखिए 1955 में अधिनियम पास हुआ और दोनों जो है पक्षकारों का जो है सहमति अनिवार्य होगा तो तलाक होगा। धारा 13 में, ठीक है,
धारा 13 में विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 बगैर पारस्परिक दोष साबित किए जाने के बावजूद पक्षकारों को परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद की अज्ञप्ति प्राप्त करने का हक दिया गया है, ठीक ना। बिना कोई मतभेद के भी आप जो है अगर दोनों पक्ष सहमत है तो जो है तलाक हो सकता है, ठीक है। 1900 पे कहते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम कब प्रभावी हुआ, तो घरेलू हिंसा अधिनियम जो है कब प्रभावी हुआ, याद कर लीजिए डायरेक्ट 19 का जो है सी होगा 26 अक्टूबर 2006 को जो है घरेलू हिंसा जो है प्रभावी हुआ, ठीक है। विषय पाते हैं हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों के कानून विवाह का उम्र बढ़ाकर 15 वर्ष किया गया, ठीक ना। कब 15 वर्ष का किया गया, तो विषय का होगा डी 1956। हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों के कानूनी विवाह की उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष किया गया। देखिए हिंदू कोड बिल के अंतर्गत निम्नलिखित कानून थे, हिंदू उत्तराधिकारी, हिंदू वसीयत अधिनियम, विधवा विवाह, विवाहित स्त्री के समाप्ति अधिकार, तलाक, भरण पोषण कानून आदि। शारदा एक्ट 1929 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का विवाह कानूनी अपराध हो गया। देखिए शारदा एक्ट कब आया था, तो 1929 में, याद रखिएगा 1929 में आया था। उस समय लड़कियों का जो है उम्र कितना किया गया, तो 14 साल, भी याद रखिएगा, ठीक है। परंतु हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत लड़कियों का विवाह का उम्र जो है 15 वर्ष कर दिया गया, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है ना। 20 का डी। चलिए 1555 में आया था, 56 में लागू है। 21वें में आते हैं लिंग विभिन्नता एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है जिसमें, ठीक है, जिसमें क्या होता है भाई, डी लिंगों के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। लिंग विश्लेषणता क्या है, लिंग भिन्नता की विश्लेषण क्या है, लिंगों के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नताओं का व्याख्या होता है, ठीक ना। देखिए लिंग भिन्नता पर सामाजिक रूप से एक निर्मित कोटि है, जबकि सेक्स एक जैविक कोटि है, ठीक है। इसलिए लिंगों के बीच सामाजिक एवं वैचारिक विभिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। चलिए आगे आते हैं, 22वें प्रश्न पे आते हैं। सभी बंधुओं से निवेदन है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थोड़ा सा जो है कुछ नहीं होता, सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता है, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिल जाती है, ठीक है। 22वें पे आते हैं निम्नलिखित में से किस कारक के परिणाम स्वरूप जनसांख्यिकी खिड़की नहीं खुलती, जनसांख्यिकी खिड़की निम्न में से किस कारक के परिणाम स्वरूप नहीं खुलती, तो 22 का होगा सी श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश। देखिए लिंग भिन्नता श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश अवैध है, क्या है, अवैध। जो बाल श्रम अधिनियम 1986 बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में उल्लेखित है कि बाल श्रम क्या है, अवैध है। अतः इस कारक को जनसांख्यिकी में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे पे आते हैं भारतीय समाज कार्य के जनक कौन है, भारतीय समाज कार्य के जनक कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 23 का होगा बी डीपी मुखर्जी साहब जो है भारतीय समाज कार्य के क्या हैं, जनक माने जाते हैं। डीपी मुखर्जी को भारतीय समाज कार्य का जनक माना जाता है। समाज कार्य या समाज सेवा एक शैक्षिक एवं व्यावसायिक विधा है, ठीक है। समाज कार्य समाज सेवा क्या है, एक शैक्षिक है और व्यावसायिक विधा है, मतलब कि ज्ञान है, जो या विषय है कहिए, जो सामुदायिक संगठन एवं अन्य विधियों द्वारा लोगों के समूहों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने में का प्रयत्न करता है, जो क्या करता है, लोगों के समूह और को जीवन स्तर को उन्नत बनाने का प्रयत्न करता है, ठीक है ना। चलिए समाज कार्य आगे बढ़ते हैं, 24वां प्रश्न पे आते हैं। चलिए महिलाओं बच्चों एवं शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूहों के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई, ठीक है। तो कब की गई इस केंद्रीय समाज बोर्ड की स्थापना, 24 का हो जाएगा ए, ठीक है ना, 24 का हो जाएगा ए। महिलाओं बच्चों एवं शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूहों के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना जो है अगस्त 1953 में की गई, 1953 में की गई। इस बोर्ड के द्वारा महिला कल्याण व विकास के सशक्तिकरण व स्वैच्छिक संगठनों के साथ भागीदारी निश्चित करना व अत्यधिक प्रगतिशील इकाई में पहचान बनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। कौन सी नारीवाद सिद्धांत इस विश्वास से अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख तथा सार्वभौमिक स्वदेशिक कारण है, ठीक ना। कौन सा नारीवाद सिद्धांत जो है कहता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख तथा सार्वभौमिक जो है कारण है, तो वो है 25 का बी क्रांतिकारी नारीवाद, ठीक है। देखिए क्रांतिकारी नारीवाद सिद्धांत इस विश्वास से अभिलक्षित होता है कि
पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख तथा सार्वभौमिक कारण है। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदा सत्य है, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आज का जो है सेशन समाप्त करते हैं। सभी बंधुओं को नमस्कार और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ।